हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सी सत्यरंजन स्वाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज एक एनर्जेटिक एंड अच्छा सा लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले हम जो भी कल पढ़े थे उसको मिनिमम 3 बार रिवीजन करें। कितना बार? 3 बार, क्योंकि रिवीजन इज द पिलर ऑफ द पास और आपको 80+ एंड रैंक लाना है। उसके लिए आपको जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन करना पड़ेगा। एंड आज फॉर साइंस, अगर कोई भी चीज को हम दोबारा विद इन 24 आवर नहीं पढ़ते हैं तो उसका 80% भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन करेंगे। तो चलो बिना कोई देरी से आज का रिवीजन शुरू कर देते हैं। तो कल ज्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, जो भी पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेंगे 3 बार। तो कल हम शुरू किए थे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो कि था सेक्शन नंबर 5 ऑफ द इनकम टैक्स, जो कि बोलता है टैक्स इंसिडेंस वर्सेस रेसिडेंशियल स्टेटस। तो द स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड करता है कि 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है आपका जो प्लेस ऑफ अक्रूवल और एराइजेस ऑफ द इनकम, तीसरा था द पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम ऑफ अक्रूवल और एराइजेस और रिसीव द इनकम। तो ये तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद हम देखे थे एक टेबुलर फॉर्म में कैसे ये नेचर ऑफ इनकम क्या होगा एंड ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। उसके लिए हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। पहला था रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरा था नॉन रेसिडेंट। तो पहले देखें नेचर ऑफ इनकम। कोई भी इनकम अगर हम रिसीव करते हैं या अक्रू करते हैं या एराइज होता है इंडिया में और डीम टू बी एराइज और अक्रू और रिसीव्ड इन इंडिया, तो उस सिचुएशन में अगर कोई भी एक भी इवेंट होगा तो वो 3 कैटेगरी के टाइम टैक्सेबल हो जाएगा। तीनों के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ये दोनों के बारे में। उसके बाद थर्ड पॉइंट था, अगर वो तीनों इवेंट आउटसाइड इंडिया होता है, मींस जो भी आपका पहला है जो रिसीव अक्रूवल एंड एराइजेस, अगर तीनों ही आउटसाइड इंडिया होता है तो वहां पे हम देखेंगे कि 2 क्राइटेरिया आ जाएगा। पहला क्राइटेरिया है अगर वो जो बिजनेस से इनकम होता है अगर उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया से, तो वहां पे हम पहले 2 कैटेगरी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि था रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसका सेकंड सिचुएशन, अगर वो कंट्रोल भी इंडिया से नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम उसको मानेंगे फॉरेन इनकम, पूरा वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। एंड ये ओनली रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में वो टैक्सेबल होगा, बाकी जो आसिस के केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई भी पास्ट ऑन टैक्स इनकम वो पहले टैक्सेबल नहीं था, कोई भी इनकम अगर आउटसाइड इंडिया में वो टैक्सेबल नहीं था, बाद में इंडिया को वो ब्रॉड टू इंडिया ले आता है, तो उस सिचुएशन में भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मीन्स टैक्सेबल नहीं होगा तीनों पर्सन के लिए, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये था आपका पहला रिवीजन। उसके बाद चालू चलते हैं दूसरा रिवीजन करने के लिए। तो दूसरा रिवीजन है, हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखेंगे, जो कि है सेक्शन नंबर 5, जो कि बताता है टैक्स इंसिडेंस वर्सेस रेसिडेंशियल स्टेटस। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर के ऊपर। पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है प्लेस ऑफ इनकम अक्रूवल ऑफ इनकम, तीसरा है टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम। उसके बाद हम टेबुलर फॉर्म में देखे थे। पहले देखेंगे नेचर ऑफ इनकम, अगर कोई भी इनकम वो रिसीव या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया या अक्रू और डीम टू बी अक्रू इन इंडिया और एराइजेस और अक्रू डीम टू बी एराइजेस इन इंडिया, तो वहां पे तीनों पर्सन के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। चाहे कोई भी एक भी इवेंट अगर होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा तीनों पर्सन के लिए। उसके बाद अगर तीनों ही इवेंट आउटसाइड इंडिया होता है तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे 2 क्राइटेरिया है। पहला है अगर वो जो बिजनेस का इनकम अगर वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में पहले जो क्राइटेरिया है तो आरसीसी है, जो कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो वहां पे वो उनके केस में टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद वो बिजनेस कंट्रोल नहीं हो रहा है इंडिया से, तो वहां पे उसको बोलेंगे फॉरेन इनकम एंड ये ओनली रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी जो अदर एसेट्स के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद है पास्ट ऑन टैक्स इनकम, अगर कोई भी प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम था आउटसाइड इंडिया एंड वो एग्जेम्प्ट था, बाद में अगर वो इंडिया को ब्रॉड इनटू इंडिया ले आता है तो वहां पे वो इंडिया में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा तीनों एसएससी के लिए। तो ये था आपका दूसरा बार रिवीजन। उसके बाद चलो चलते हैं फाइनल रिवीजन करने के लिए। तो फाइनल रिवीजन ये है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन नंबर 5, जो कि टैक्स इंसिडेंस वर्सेस रेसिडेंशियल स्टेटस। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ द आरसीसी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। पहला फैक्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है प्लेस ऑफ अक्रूवल, तीसरा है टाइम ऑफ अक्रूवल। उसके बाद टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द उसका स्कोप ऑफ इनकम। तो पहला है इनकम अगर कोई भी रिसीव या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया और एराइजेस और अक्रूवल और डीम टू बी एराइजेस और अक्रूवल इन इंडिया, तो वहां पे तीनों आसिस के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। चाहे एक भी इवेंट होगा तो वहां पे भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर तीनों ही इवेंट आउटसाइड इंडिया होता है तो वहां पे हम देखेंगे 2 क्राइटेरिया है। पहला देखेंगे अगर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है,
तो उस सिचुएशन में पहले जो क्राइटेरिया के लिए, दो क्राइटेरिया के लिए, जो कि है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो जो तीनों ही इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है एंड वो कंट्रोल नहीं हो रहा है इंडिया से, तो वहां पे ओनली रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी जो दो आसिस के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद है पास्ट ऑन टैक्स इनकम। अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम आया था एंड वो उस टाइम टैक्स नहीं लगा था, बट वो इसको इंडिया को लेके आता है, तो वहां पे वो एग्जिट हो जाएगा तीनों आसिस के लिए। तो यहाँ पे आपका पूरा 3 बार रिविजन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरा आपका 3 बार रिविजन कंप्लीट हो गया है। तो आप थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो चलो आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। बट कल जो क्वेश्चन नंबर 12 हम शुरू किए थे पर खत्म नहीं किए थे, ऑलरेडी समझा चुके थे, बट आज उसको सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए हमारा जो क्वेश्चन नोट, वहां पे हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ लिखते चलिए। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप भी मेरे साथ लिखते जाइए, कल ऑलरेडी हम समझे चुके थे। तो आ जाइए मेरे साथ, आप लोग भी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आशीष कौन है, रमेश एंड एंड मिस्टर सुरेश for the assessment year for the assessment year 20 to 23। तो 20 टू 23 के लिए हम उसका कंप्यूटेशन करेंगे, टोटल इनकम क्या होगा ये दोनों आरसीसी के लिए। ठीक है, आप भी लिखते चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे दो कॉलम, तीन कॉलम बनाएंगे। दो आरसीसी के लिए दो कॉलम है, उसके बाद एक पर्टिकुलर्स रहेगा जैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स रहेगा, एंड उसके बाद यहाँ पे रहेगा जो कि है मिस्टर रमेश, के लिए रहेगा। उसके बाद जो कि है ब्रैकेट में लिख लीजिए, वो है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, वो है नॉन रेसिडेंट, ऑलरेडी हम समझा चुके थे। उसके बाद मिस्टर सुरेश, ये क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, क्योंकि वो कनाडा में रहते हैं तो वो नॉन रेसिडेंट होंगे। उसके बाद वो जो सुरेश वो इंडिया में रहते हैं, तो इसीलिए वो रेसिडेंट होगा। तो यहाँ पे सुरेश हम नीचे लिख लेंगे सुरेश। तो सुरेश क्या होगा, सुरेश यहाँ पे रेसिडेंट है। ठीक है, सुरेश रेसिडेंट, जो कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR। ठीक है, सुरेश यहाँ पे ROR, क्योंकि इंडिया में वो रहता है तो इसीलिए वो ROR, तो उसको रेसिडेंट ही बोलेंगे। तो चलो एक एक करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला पहला नंबर में क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे इंटरेस्ट, आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड। कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड है, इंटरेस्ट जो भी रिसीव हुआ है, तो वो उसको हम एक वर्किंग नोट नंबर 1 जो बनाएंगे वो रहेगा। रेसिडेंट किसको बोलते हैं, यहाँ पे रेसिडेंट क्यों होगा वो सुरेश, एंड नॉन रेसिडेंट क्यों होगा रमेश, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 रहेगा। तो इसको हम वर्किंग नोट नंबर 2 लिख लेंगे। बाद में इसको जब सॉल्व करने के बाद उस हम लिख लेंगे वर्किंग नोट को नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दिए थे, जो कि होगा 17,500 एंड ये रहेगा 40,000, दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट में क्या दिया है, डिविडेंड, रिसीव हुआ है
आप भी लिखिए डिविडेंड फ्रॉम फ्रॉम ए फ्रॉम ए ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन रिसीव्ड इन लंदन। तो वहां पे रिसीव हुआ है एंड इसको हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, 3 करेंगे। ये ओनली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, जो कि है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, जो कि है 20,000। ठीक है, जो कि है 20,000 ये वाला अमाउंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या दिया है वो आ जाइए। थर्ड पॉइंट में सॉरी ये वाला थोड़ा अलग हो गया है। ठीक है, तो आ जाइए थर्ड नंबर में क्या दिया है। थर्ड में दिया है प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस। प्रॉफिट्स फ्रॉम ए फ्रॉम ए बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन नागपुर। नागपुर में है वो जो बिजनेस, नागपुर, बट बट मैनेज मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन। फ्रॉम लंदन से उसको मैनेज हो रहा है, तो इसको भी हम वही वर्किंग नोट नंबर 2 में डाल देंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 में उसको डाल देंगे इसका अमाउंट, एंड ये दोनों के लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये दोनों के लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया का इनकम है। ठीक है, ये इंडिया का इनकम है, तो इसलिए ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद 4 पॉइंट में क्या दिया है। 4 पॉइंट में दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको हम कैपिटल गेन चैप्टर में देखेंगे, इसके ऊपर ही पूरा डिपेंड हुआ है कैपिटल गेन चैप्टर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी of an Indian company and received in India received in India। ये भी इंडिया में रिसीव हुआ है, तो इसलिए ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, एंड उसको भी वर्किंग नोट नंबर 2 में डाल देंगे, क्योंकि जो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा दोनों के लिए उसको सब एक ही वर्किंग नोट में डाल देंगे। एंड इसका अमाउंट कितना होगा 60,000 एंड 90,000। ठीक है, 60,000 एंड 90,000 जो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा उसको हम एक ही नोट में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज को चलते हैं। आप लोग लिख लिया, नेक्स्ट पेज को आ जाइए। हम और एक नया पॉइंट यहीं से शुरू करेंगे। लाइन इतना अच्छा नहीं हो रहा है आज, नहीं खुल रहा है हाथ थोड़ा। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। तो आ जाइए 5 नंबर पॉइंट को। तो 5 नंबर पॉइंट में है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई। आप लिखिए इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई। तो ये भी इंडियन इनकम है, तो इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा दोनों के लिए, तो उसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 2 में डाल देंगे इसको। इसका अमाउंट होगा 80,000 एंड ये रहेगा 70,000। ठीक है, 80,000 एंड 70,000। उसके बाद है 6 नंबर पॉइंट। तो 6 नंबर पॉइंट में है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इसको हम आगे देखेंगे, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इसको हम आगे देखेंगे। टेक्निकल टेक्निकल सर्विसेज
सर्विसेज एंड वो कहाँ पे सर्विसेज दिया है? इन इंडिया, इंडिया में दिया है, बट रिसीव कहाँ पे हुआ है? बट रिसीव्ड इन कनाडा ना, रिसीव्ड, सॉरी, बट रिसीव्ड इन कनाडा। तो ये भी इंडियन इनकम, क्योंकि वो एराइज यहाँ पे हुआ है, तो उसको भी वर्किंग नोट नंबर 2 में डाल देंगे, ठीक है। एंड इसका अमाउंट है 1 लाख, इसका अमाउंट है 1 लाख, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 को चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 में क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, सेविंग बैंक डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक, इन यूको बैंक, एंड वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है, वो दिल्ली में है। एंड इसको भी हम वर्किंग नोट नंबर 2 कर देंगे। जो भी अमाउंट इसके लिए डिडक्शन मिलेगा, जो कि 80 टीटीए में मिलेगा, बट यहाँ पे पहले इसको ऐड करेंगे, उसके बाद डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन वहां पे मिलता है मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन मिलता है, और सीनियर सिटीजन अगर होगा उसके लिए अलग एक सेक्शन है जहाँ पे 50,000 तक इंटरेस्ट मिलता है। तो वहां पे जो डिडक्शन, तो वहां पे 10,000 और एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लो उतना डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे 7,000 पहले केस में, सेकंड केस में मिलेगा 10,000, क्योंकि मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद है 8 पॉइंट में क्या दिया है, आ जाइए। तो 8 पॉइंट में दिया है एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, agricultural income from a land, from a land situated in Andhra Pradesh, situated in आंध्र प्रदेश, एपी लिख लेते हैं। एंड इसको हम, ये एग्जाम हो जाएगा, उसके लिए इसको हम वर्किंग नोट नंबर 4 करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3 ऑलरेडी हो चुका है, एंड इसको नील लिख लेंगे। नील के लिए भी आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा नील, ठीक है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका अमाउंट कुछ नहीं होगा इसलिए छोड़ देते हैं, बट आपको उस जो भी पॉइंट उसको लिखना है, उसके बाद अमाउंट कॉलम में नील लिख लेना है, एंड उसका रीजन तो देना पड़ेगा। तो हर एक पॉइंट के लिए आपको रीजन देना पड़ेगा। उसके बाद 9 में है, 9 है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसको हम देखेंगे कहाँ पे, जो आपका सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में, उसको देखेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल, भोपाल में है हाउस प्रॉपर्टी, तो उसका इनकम क्या होगा? उसका इनकम, उसको हम वर्किंग नोट नंबर 5 बना देते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 5 बना देते हैं, एंड यहाँ पे छोड़ देते हैं, कुछ जगह छोड़ देते हैं। हम जब कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद यहाँ पे अमाउंट जितना होगा पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका। जब टोटल इनकम कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम इसको बोलते हैं। एंड इसमें से एक डिडक्शन मिल जाएगा, जो कि है सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन, सेक्शन रहेगा आपका दो है, और एक है आपका 80C में एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को, जो भी प्रीमियम पेड किए थे LIC को, तो उसके लिए भी डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम 1.5 लाख तक। और एक 80 TTA में दो डिडक्शन है, ठीक है, दो डिडक्शन है, जो कि 7,000 12,000 था, बट मैक्सिमम मिलेगा 10,000। तो इसीलिए आपका बन जाएगा
7,000 और यहाँ पे 10,000, तो अमाउंट लिख लेते हैं, यहाँ पे रहेगा 30,000। एंड इसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 6, एंड जो भी अमाउंट रहेगा इसको डिडक्ट करने के बाद वो आ जाएगा आपका टोटल इनकम। ठीक है, यह आ जाएगा टोटल इनकम, एंड इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं पे लिख लेंगे, बट पहले वर्किंग नोट कल बना देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वर्किंग नोट के लिए मैं बोला था 2 टाइप्स में आप वर्किंग नोट बना सकते हैं। आइदर आप वर्किंग नोट नंबर 1, 2 करके बना लीजिए, नहीं तो पहले एक वर्किंग नोट लिख लीजिए, उसके बाद 1, 2, 3 लिख लीजिए। तो हम ऐसे ही लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। तो पहले वर्किंग नोट नंबर में हम लिखेंगे यहाँ पे क्यों हम मिस्टर रमेश को नॉन रेसिडेंट माने हैं एंड सुरेश को रेसिडेंट माने हैं, उसको लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे मिस्टर रमेश, आप भी लिखिए मिस्टर रमेश लीजिए नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के लिए एनआर लिख लेते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा अगर ऐसे ही लिखते जाएंगे। सिंस ही इज लिविंग इन कनाडा, ही इज लिविंग इन कनाडा, तो वो कनाडा में लिव कर रहे हैं, तो इसलिए वो नॉन रेसिडेंट है। सिंस कब से वो कनाडा में लिव कर रहे हैं? 1996 से। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे मिस्टर सुरेश, वो इंडिया में है, तो इसीलिए उनको हम मानेंगे कि वो एक रेसिडेंट है। मिस्टर सुरेश इज सेटल्ड इन दिल्ली, तो वो सेटल्ड है दिल्ली में, सेटल्ड इन दिल्ली, तो वो दिल्ली में सेटल्ड है। 10 एंड 10 assumed 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 as a resident and ordinary resident, as resident ordinary resident, ROR, तो उनको अज्यूम करेंगे आज ROR। तो उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, तो वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लिखेंगे जो भी मेजर पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 में हम जैसे मानते हैं अगर कोई भी इनकम इनकम अक्रू और एराइज और रिसिप्ट और डीम्ड टू बी, सब कुछ लिख लेंगे यहाँ पे, डीम्ड टू बी अक्रू और एराइज और रिसिप्ट रिसिप्ट इन इंडिया, अगर कोई भी इवेंट इंडिया में होगा देन टैक्सेबल, वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल फॉर बोथ, तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा, बट यहाँ पे 2 पर्सन के लिए दिया है, तो इसलिए हम दोनों पर्सन या तीनों पर्सन के लिए लिख लेंगे। ROR किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा? ROR एंड RNOR एंड NR, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। देयरफॉर ये फुल स्टॉप है। ठीक है, देयरफॉर इन दी प्रेजेंट क्वेश्चन क्वेश्चंस का क्वेश्चंस पॉइंट नंबर कौन सा है यहाँ पे? पॉइंट नंबर अगर देखेंगे हम, पॉइंट नंबर 3, 4, 5 एंड 7 इज टैक्सेबल, दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों के हाथ में। इज टैक्सेबल in the hands of
रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, रमेश एंड सुरेश के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर आपका कौन सा है, 3 है, तो 6 वर्किंग नोट आपको लिखना है, तो टाइम जाएगा बट ठीक है, लिख लेंगे। उसके बाद है डिविडेंड, वर्किंग नोट नंबर 3 में डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, and received in लंदन, तो वो इज टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में, इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ सुरेश, जो की है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट नॉट टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ रमेश, जो की है नॉन रेसिडेंट, हैंड्स ऑफ रमेश, वो एक नॉन रेसिडेंट है, तो इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा नॉन रेसिडेंट के हाथ में, वो ओनली रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। उसके बाद है वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 है जो कि आपका एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जाम हो जाता है, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम ए लैंड, situated in India is exempt। कौन सा सेक्शन आगे देखेंगे, वो एक सेक्शन है जो कि है सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 फॉर ऑल एसेट्स, चाहे वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, चाहे वो नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीनों एसेट्स के लिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 5 को चलते हैं। यह आपका वर्किंग नोट नंबर 5 जो कि है, हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करेंगे, तो चलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते हैं, जो कि है एक 30% का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो उसको भी हम कंप्यूट कर लेंगे। इनकम फ्रॉम, पहले वर्किंग लोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम वहां पे पुट कर देंगे जो भी रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो ये लाइन टेढ़ा हो गया है, तो यहाँ पे पहले एसोसिएट रमेश एंड यहाँ पे है सुरेश, ठीक है। एंड ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों के लिए मिलेगा, चाहे वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे रेंट कितना रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है 1 लाख, रेंट रिसीव हुआ है 1 लाख, एंड इसका 60,000 सुरेश का, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 30% मिल जाएगा, डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 30% का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे तो 30,000 डिडक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे 60,000 से हम अगर 30% देखेंगे तो यह आ जाएगा 18,000,
एंड इसको अगर डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 70,000 एंड ये आ जाएगा 42,000 जिसको हम बोलेंगे नेट इनकम। नेट इनकम तो ये हो जाएगा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे एचपी मीन्स हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में देखेंगे, इसको ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद लास्ट नोट है जो कि वर्किंग नोट नंबर 6 है, जो कि एक डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80 टीटीए। 80 टीटीए में एक डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 10,000 का। तो चलो इसको लिख लेते हैं। इन केस ऑफ individual इंटरेस्ट, इंडिविजुअल के केस में इंटरेस्ट अप टू 10,000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट saving account is allowed as deduction, डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा है? अंडर सेक्शन नंबर 80 टीटीए। इसको भी हम पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, सब कुछ आपका हो जाएगा एंड सेक्शन नंबर भी याद हो जाएगा। तो चलो हम जो भी वर्किंग नोट लिखे हैं उसको सब पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, जो भी सब खाली था वहां पे हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ है? एक है 70,000 और एक है 42,000 एंड यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ है? तो ग्रॉस टोटल इनकम पहले प्रीवियस पेज को चलते हैं, तो वहां पे ऐड कर देते हैं 70,500। पहले हम रमेश के लिए देखते हैं, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद है 60,000, उसके बाद है नेक्स्ट पेज को चलते हैं, नेक्स्ट पेज में है 80,000, उसके बाद है फिर 1 लाख है, फिर 7,000। तो ये टोटल हो गया है। और है क्या? और यहाँ पे हाँ और एक है 70,000, तो ये हो गया है 4,34,500, 4,34,500, 4,34,500। उसके बाद हम चलते हैं किसके लिए? सुरेश के लिए। तो सुरेश के लिए है, हम काउंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 लाख प्लस 90,000 प्लस नेक्स्ट पेज को चलते हैं 70 प्लस 12,000 प्लस 42,000। तो ये हो गया है 4,14,000। उसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे तो एक डिडक्शन 30,000 मिल गया है एंड यहाँ पे मैक्सिमम 7,000 मिलेगा, क्योंकि उतना उसके पास इंटरेस्ट है। अगर ज्यादा होता मैक्सिमम 10,000 तक तो वहां पे डिडक्शन मिल जाता, बट यहाँ पे 12,000 है जो कि 10,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो भी डिडक्शन है 10,000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिडक्ट करेंगे, पहले ये वाला 40,000 डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3,74,000 किसके लिए? सुरेश के लिए। उसके बाद अगर हम रमेश के लिए देखेंगे जो कि है 4,34,500 माइनस 7,000, तो यहाँ पे 4,27,500, 4,27,500। तो यहाँ पे उसका टोटल इनकम हो गया है 4,27,500 रमेश के लिए एंड सुरेश के लिए 3,74,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा क्वेश्चन है बट हम लिख के सॉल्व किए तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, लगभग आपका हो गया है।
आधा घंटा लग गया है, ठीक है चलेगा। तो चलो आज का असली पढ़ाई अभी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं बुक में। तो आ जाइए हमारा बुक को। तो आज एक नया सेक्शन पढ़ेंगे जो कि सेक्शन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ दी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का इंपोर्टेंट है ये वाला सेक्शन है। एंड यहाँ पे बच्चे को बहुत दिक्कत होता है, डाउट होता है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट मैथ देखोगे तो वहां पे आपका 15-16 पेजेस है ये जो सेक्शन नंबर 9 के लिए, बट उसको हम समराइज करके ऐसे दिखाए हैं कि आपके लिए पूरा इजी हो जाएगा। तो पहले ये सेक्शन नंबर 9 क्यों आया है एंड किसके लिए है ये। तो सेक्शन नंबर 9 बोल रहा है कि इनकम डीम टू अक्रू और एराइज इन इंडिया। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर इनकम रिसिव या एराइज या अक्रू या डीम टू बी रिसिव या एराइज या अक्रू अगर इंडिया में होगा तो वहां पे वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा तीनों पर्सन के लिए। बट यहाँ पे है, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, रिसीव होता है आप लोगों को पता है, या एराइज होता है या अक्रू होता है। रिसीव मीन्स अगर कोई भी बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो रिसीव हो गया है। एराइज, एराइज मीन्स अगर कोई भी इंडियन कंपनी का वो डिविडेंड देता है तो इंडिया में वो कंपनी मीन्स एराइज एंड अक्रूवल इंडिया में होता है। तो वो तो आप लोगों को पता है रिसीव क्या है, एराइज क्या है एंड अक्रूवल क्या है। बट यहाँ पे मेन जो दिक्कत का बात था, आपका डाउट था, वो था डीम टू बी रिसीव या डीम टू बी एराइज या डीम टू बी अक्रूवल। तो वो जो डाउट था तो उसके लिए ये वाला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 9। तो आप लोगों को पता है रिसीव क्या है, एराइज क्या है, अक्रूवल क्या है। बट डीम टू बी रिसीव या डीम टू बी एराइज या डीम टू बी अक्रूवल, उसके लिए ये सेक्शन नंबर 9 है, जहां पे हम अज्यूम करेंगे कि वो इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है या अज्यूम करेंगे कि इंडिया में वो एराइज हुआ है या अक्रूवल हुआ है। तो यहाँ पे इसे हम देखेंगे तो 6 पॉइंट है, 6 केसेस है जहाँ पे हम इंडिया में डीम टू बी एराइज या अक्रूवल या रिसीव हुआ है हम अज्यूम करेंगे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे 6 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले ये जो 6 पॉइंट है ये कौन सा सेक्शन के अंदर है, तो ये अगर देखेंगे सेक्शन नंबर 9 है, अप्लाइज टू ऑल एसएससी। पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 9 के बारे में। तो सेक्शन नंबर 9 आप लोगों को पता है, जब हम कोई भी इनकम जिसको हम टैक्सेबल करेंगे इंडिया में, क्योंकि वो डीम टू बी एराइज या अक्रू या वो रिसीव हुआ है इंडिया में, उसको हम अज्यूम करेंगे। तो ये सेक्शन नंबर 9 अप्लाई होता है ऑल एसएससी के केस में, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये जो सेक्शन नंबर 9 है वो अप्लाई हो जाएगा ऑल एसएससी के केस में, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चाहे कुछ भी हो एंड उसका प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे कहाँ पे भी हो, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा ऑल एसएससी के केस में अगर वो डीम टू बी एराइज या अक्रूवल या रिसीव होता है इंडिया में। तो उस सिचुएशन में इंडिया में उसको टैक्सेबल हो जाएगा ऑल एसएससी के केस में। तो ये सेक्शन नंबर 9 ये बोलता है ऑल एसएससी के केस में टैक्सेबल होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो पहले हम देखेंगे सब सेक्शन नंबर 1। तो इनकम डीम टू बी अक्रू इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1। तो पहले देखेंगे जो भी इनकम वो डीम टू बी अक्रू इन इंडिया या एराइज इन इंडिया। तो कौन सा इनकम को हम अज्यूम करेंगे कि मींस डीम करेंगे कि वो इंडिया में एराइज हुआ है या अक्रू हुआ है, तो उसके लिए है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1। इसको आप याद मत रखिए, आप ओनली इतना याद रखिए सेक्शन नंबर 9 याद रखिए और सबसेक्शन याद मत रखिए, क्योंकि इसके अंदर भी 6 क्लॉज है तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर इसको हम देखेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ पे 6 क्लॉज है। ये है क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5 ये सबसे इंपोर्टेंट है एंड क्लॉज नंबर 6। तो यहाँ पे 6 क्लॉजेस है जिसको हम 6 पॉइंट को हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन नंबर 9 आप लोगों को पता चल गया है कि ये इनकम डीम टू बी एराइज या अक्रू या रिसीव के लिए ये सेक्शन है। उसके बाद सबसेक्शन 1 उससे पहले ये ऑल एसएससी के केस में लग जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस। उसमें सबसेक्शन 1 है जो कि इनकम डीम टू बी अक्रू इन इंडिया, मींस ये पहले डीम टू बी अक्रू या एराइज के बारे में बोल रहा है। ये दोनों सेम चीज है, अक्रू या एराइज, अक्रू या एराइज के बारे में बोल रहा है कि ये इनकम डीम टू बी एराइज या अक्रू इन इंडिया कब मानेंगे। तो चलो एक एक करके 6 सिचुएशन को हम समझेंगे एंड उसको एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है। अगर आप समझ जाएंगे ना वो इजी हो जाएगा, अगर नहीं समझेंगे तो डाउट रहेगा एंड ये टफ रहेगा अगर नहीं समझेंगे। तो पहले
देखते हैं पहले सिचुएशन में अगर कोई भी इनकम अक्रूइंग और एराइजिंग आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी इनकम वो अक्रू या एराइज होता है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया मींस इंडिया को छोड़कर बाहर वाला कंट्री में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम। तो अगर कोई भी इनकम वो एराइज होता है या अप्रूव होता है आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स वो इनकम एसेट्स को डायरेक्टली आता है, इनडायरेक्टली मीन्स घूम घूम के आएगा। इनडायरेक्टली किससे आएगा? फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कोई भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया के लिए नेक्स्ट पेज है जहां पे हम पढ़ेंगे बिजनेस कनेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन किसको बोलते हैं इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। बट अभी के लिए मैं आपको बोल देता हूँ बिजनेस कनेक्शन मीन्स एक एजेंट है। ठीक है, एजेंट काम करता है, बिजनेस कनेक्शन मीन्स एजेंट है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, अगर कोई भी इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है आउटसाइड इंडिया एंड वो किससे आता है? एजेंट से। पहला है एजेंट से होता है इनकम, समझ आ गया? एजेंट से। बिजनेस कनेक्शन छोड़िए, ओनली आप याद रखिए एजेंट। उसके बाद सेकंड किससे होता है? एनी प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। ठीक, एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया या एनी प्रॉपर्टी या एनी एसेट इन इंडिया, वो एसेट इंडिया में है बट वो आउटसाइड इंडिया से इनकम आता है, तो वहां पे उसको हम मानेंगे इंडिया का इनकम। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझेंगे। उसके बाद है अगर कोई भी ट्रांसफर करेंगे कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, अगर कोई भी हम कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे जो कि इंडिया में सिचुएटेड है बट उसका जो इनकम वो आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, तो उस सिचुएशन में उसको हम मानेंगे जो इनकम डीम टू बी एराइज या अप्रूव इन इंडिया। मींस मानेंगे कि इंडिया में ही वो डीम करेंगे या मानेंगे एज्यूम करेंगे कि वो इंडिया में ही वो इनकम एराइज हुआ है। मींस इंडिया में ही वो इनकम एराइज हुआ है, आउटसाइड इंडिया में वो एराइज नहीं हुआ है, इंडिया में एराइज हुआ है एंड तीनों पर्सन के लिए वो टैक्सेबल हो जाए। तो चलो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है जो कि इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो उनके पास उनका एक एजेंट है। ठीक है, यूएसए में मिस्टर जॉन है। ठीक है, मिस्टर जॉन जो यूएसए में है, जॉन यूएसए में है। तो यहाँ पे इनकम कैसे आ रहा है? 3 पॉइंट, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट से कोई भी पॉइंट अगर वो हिट करेगा तो उसको हम मानेंगे कि वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर एक्स इंडिया में है एंड मिस्टर जॉन यूएसए में है। तो मिस्टर एक्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक एजेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, जॉन के लिए एक एजेंट का काम कर रहे हैं, मीन्स मिस्टर एक्स इंडिया में एक्स एक एजेंट है मिस्टर जॉन के लिए। ठीक है, मिस्टर जॉन के लिए एक एजेंट है। तो एजेंट से जो भी इनकम आएगा, एजेंट से जो भी इनकम आएगा किसको? मिस्टर जॉन को, जो कि यूएसए में है, जो कि एक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, एक नॉन रेसिडेंट है बट उनका एक एजेंट है मिस्टर एक्स जो इंडिया में है। तो अगर एजेंट से कोई भी इनकम आएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है या इनडायरेक्टली अगर ये घूम घूम के आएगा, अगर कोई भी अदर पर्सन के थ्रू अगर आएगा तभी भी ये किसके हाथ टैक्सेबल हो जाएगा एंड वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। मिस्टर जॉन यहाँ पे टैक्स देंगे जो भी इनकम होगा उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इनकम आता है $1,00,000 क्योंकि यूएसए का जो भी करेंसी है वो डॉलर है। अगर $1,00,000 होगा किसको इनकम? मिस्टर जॉन को, तो 1,00,000 के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा चाहे वो इंडिया के बाहर बैठे हो ना क्यों, तो उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। पहला सिचुएशन अगर एजेंट से कोई भी इनकम आएगा आउटसाइड इंडिया में, अगर वो बैठा हुआ तभी भी कोई भी इनकम अगर एजेंट से आएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। पहला सिचुएशन था एजेंट। ठीक है, पहला सिचुएशन था एजेंट। उसके बाद दूसरा सिचुएशन अगर देखेंगे, अगर कोई भी यहाँ पे एसेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ प्लांट एंड मशीनरी एक है, इंडिया में है वो प्लांट एंड मशीनरी, एंड वो जो इनकम किसको जा रहा है? ये प्लांट एंड इनकम, प्लांट एंड मशीनरी या आपका कोई भी अदर एसेट या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम से कोई भी इनकम एराइज होता है, उसके बाद वो चला जाता है नॉन रेसिडेंट को, वो चला जाता है नॉन रेसिडेंट को, तभी भी उसके ऊपर टैक्स देगा। प्लांट एंड मशीनरी के लिए पहले प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, वो प्लांट है एंड वो इंडिया में है, ये प्लांट इंडिया में है, इससे जो भी इनकम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में? मिस्टर जॉन के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। पहले था एजेंट से कोई भी इनकम अगर आएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में? जो भी रिसीव करता है आउटसाइड इंडिया तो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा है अगर कोई भी कैपिटल एसेट या प्रॉपर्टी या सोर्स ऑफ इनकम से अगर कोई भी इंडिया में है वो एसेट, उससे अगर कोई भी इनकम होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा जो भी रिसीव करता है नॉन रेसिडेंट या कोई भी पर्सन। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट है, कोई भी पर्सन यहाँ पे हो सकता है, ओनली नॉन रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट आरओआर भी हो सकता है,
एंड आर बट एनओआर भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके हाथ में वो टैक्स हो जाएगा। ठीक है, उसका थर्ड सिचुएशन देखे थे, अगर कोई भी कैपिटल एसेट अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैपिटल एसेट मींस जो बुक्स में कैपिटलाइज होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग या लैंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लैंड सेल हुआ है, लैंड यहाँ पे एक सेल हुआ है इंडिया में दिल्ली में सेल हुआ है, इंडिया में दिल्ली में सेल हुआ है, बट इसका जो इनकम वो किसको होता है, मिस्टर जॉन। वो चाहे रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे उसके हाथ में वो टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ आ गया, अगर कोई भी पर्सन को आउटसाइड इंडिया अगर इनकम होता है, इनकम कहाँ से होता है, कोई भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, जैसे मिस्टर एक्स जो एजेंट था, या कोई भी प्रॉपर्टी या सोर्स ऑफ इनकम, या उसका जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है, तो वहां पे अगर कोई भी इनकम होता है तो उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी एसेट कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है इंडिया में, तो वो टैक्स हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ दी जो भी रिसीवर, वो आउटसाइड इंडिया में बैठा है। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट, समझ आ गया। एंड इसको आप क्या करेंगे, इसको जब आपको ये नोट अगर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में बोल देना, मैं आपको भेज दूंगा, मेरी टीम भेज देगा। बट आप इसको मत लिखिए, ओनली समझिए। ठीक है, इसको अगर लिखेंगे तो टाइम तो चले जाएगा, बट आपका डाउट तो ऐसे ही क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अगर कोई भी सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, अगर कोई भी सैलरी सैलरी अगर अर्न करता है, एंड सैलरी कहाँ पे अर्न कर रहा है, आउटसाइड इंडिया में। आउटसाइड इंडिया में अगर वो सैलरी अर्न कर रहा है, किसके लिए, वो सर्विस रेंडर कर रहा है इंडिया में, तो इंडिया में सर्विस रेंडर कर रहा है, उसके लिए वो सैलरी रिसीव कर रहा है आउटसाइड इंडिया में, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, उसको मानेंगे डीम टू बी एलआईसी एक्ट वाले इन इंडिया। ठीक है, बट यहाँ पे सैलरी टैक्सेबल होगा, बट कोई भी अलाउंस जो हम देखेंगे आपका सैलरी चैप्टर में, कोई भी अलाउंस या एग्जेम्पशन चैप्टर में देखेंगे, अलाउंस या परक्विजिट्स ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, परक्विजिट्स ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये जो एग्जेम्प्ट ओनली सैलरी टैक्स होगा, और अदर अलाउंस एंड परक्विजिट्स वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अलाउंस एंड परक्विजिट्स क्या है, तो आप लोगों को पता है, पापा लोग जब वो सैलरी रिसीव करते हैं तो उसके साथ वो कुछ अलाउंस रिसीव करते हैं, मेडिकल अलाउंस या परक्विजिट्स रिसीव करते हैं, जैसे बेनिफिट्स रिसीव करते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आउटसाइड इंडिया में वो रिसीव कर रहा है। बट सर्विस रेंडर हो रहा है इंडिया में, बट रिसीव हो रहा है वो जो इनकम आउटसाइड इंडिया में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर एडिशनल कुछ मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट के लिए वो है अलाउंस, अलाउंस को बोलते हैं मॉनिटरी बेनिफिट। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जैसे मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी, जो एम्प्लॉय के बच्चे के लिए स्कूल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, बस फैसिलिटी है, तो उसको बोलते हैं परक्विजिट्स, जो कि है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। मॉनिटरी वे में वो बेनिफिट नहीं मिलता है, वो नॉन मॉनिटरी वे में मीन्स अदर देन कैश वे में वो रिसीव कर रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अलाउंस या परक्विजिट्स अगर कोई भी आउटसाइड इंडिया में रिसीव करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर देखेंगे सैलरी ओनली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सैलरी कहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, बट सर्विस कहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, इंडिया में, क्योंकि सर्विस इंडिया में रेंडर कर रहे हैं तो इनकम ही एराइज हुआ है इंडिया में। तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, 2 पॉइंट के लिए 2 एग्जाम्पल। ठीक है, एंड इसको हम 1 पॉइंट के लिए 1 एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो आ जाइए यहाँ पे मिस्टर जॉन, वही सेम एग्जाम्पल लेंगे। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन यहाँ पे है, मिस्टर जॉन है, एंड वो कहाँ पे है, यूएसए में है। ठीक है, वो यूएसए में है, एंड वो सर्विस कहाँ पे दे रहा है, इंडिया में, दिल्ली में सर्विस दे रहे हैं, जो कि हाई कमीशन है। हाई कमीशन या एम्बेसी में वो काम करता है, तो इसलिए हाई कमीशन छोड़िए, वो दिल्ली में सर्विस देता है, क्योंकि हाई कमीशन के लिए अलग प्रोविजन है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, एम्बेसी या हाई कमीशन को छोड़ देते हैं। ओनली वो सर्विस देता है, कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में लोकेटेड है वो सर्विस देता है। ठीक है, इंडिया में सर्विस देता है, उसके लिए जो भी यूएसए का जो एक कंपनी, फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल का दिल्ली में जो ब्रांच है उसको वो सर्विस दे रहा है, उसके लिए यूएसए का जो भी गूगल है वो उसको सैलरी पेड कर रहा है। ठीक है, उसको सैलरी पेड कर रहा है, उसको वो सैलरी पेड कर रहा है, किसको, मिस्टर जॉन को वो सैलरी पेड कर रहा है, क्योंकि मिस्टर जॉन यूएसए में है, वो यूएसए में बैठे हैं, बट दिल्ली गूगल लिमिटेड का जो भी दिल्ली गूगल इनकॉर्पोरेशन उनका होता है, क्योंकि
आउटसाइड इंडिया में वहां पे कंपनी नहीं चलेगा, लिमिटेड नहीं चलेगा, तो वहां पे इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेट बोलते हैं उसको। तो गूगल इनकॉर्पोरेट को आईएनसी बोलते हैं उसको। गूगल आईएनसी दिल्ली को सर्विस दे रहा है, उसके लिए यूएसए गूगल उसको सैलरी दे रहा है। चाहे वो आउटसाइड इंडिया में दे रहे हैं, यूएसए में दे रहे हैं, बट सर्विस कहाँ पे दे रहे हैं? सर्विस वो इंडिया में दे रहे हैं, सर्विस वो इंडिया में दे रहे हैं, इसीलिए वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। हम देखेंगे कि इंडिया में कोई लिंक है क्या, कोई भी इंडिया का लिंक है क्या उसके साथ, मीन्स यहाँ पे वो जो दिल्ली का गूगल इनकॉर्पोरेशन वो दिल्ली का है, मीन्स इंडिया में वो सर्विस रेंडर कर रहा है, मीन्स वो सर्विस इंडिया में यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको हम टैक्सेबल कर देंगे, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, या रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, सब असेस के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आ गया? अगर कोई भी वो सादा रिसीव कर रहा है आउटसाइड इंडिया पर सर्विस रेंडर इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट याद रखिए, अलाउंस एंड पर्क्विजिस वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, अलाउंस एंड पर्क्विजिस एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एंड इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे? इसके बाद तो आपका टैक्सेबल चैप्टर आएगा, उसके बाद आएगा एग्जाम्पशन चैप्टर, तो वहां पे इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद और एक पॉइंट देख लेते हैं, इसके रिलेटेड है। तो सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे सैलरी कौन पेड कर रहा है? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा है, किसको? कोई भी इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन मीन्स वो बर्थ या बॉर्न या डोमिसाइल हुआ है इंडिया में, तो वो जन्म इंडिया में लिया था बट बाहर सर्विस रेंडर कर रहा है, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रहा है, तो वो क्या होगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा सबके हाथ में। तो आ जाइए, अगर इंडिया का जो एम्बेसी है आउटसाइड इंडिया में है, तो वो काम कर रहा है कोई भी, गवर्नमेंट कब सैलरी देगा? तो यूएसए में जो हमारे इंडिया का एम्बेसी है, ठीक है, यूएसए में इंडियन एम्बेसी है, एम्बेसी है, उसमें मिस्टर एक्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स भी उसको हम यूएसए में मानते हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स भी वो भी यूएसए में है। मिस्टर एक्स वो इंडियन सिटीजन है, बट वो इंडियन सिटीजन है मीन्स इंडिया में वो बर्थ लिए हैं, वो इंडियन सिटीजन है एंड वो यूएसए में काम कर रहे हैं, एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको, इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रहा है, ठीक है, मिस्टर एक्स को इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रहा है, मिस्टर एक्स को इंडियन गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं यूएसए में। एम्बेसी क्या काम करता है? तो एम्बेसी आपका, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन अगर घूमने के लिए जाएगा या इंडिया का रेसिडेंट अगर बाहर घूमने के लिए जाएगा, उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा वीसा या पासपोर्ट रिलेटेड, तो वहां पे वो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो है, हर कंट्री में इंडिया का एम्बेसी है, तो वो हेल्प करेगा उस इंडियन सिटीजन को एंड उसको पासपोर्ट या वीसा दिलाएगा। एक वैसे अगर कोई भी अदर कंट्री का इंडिया को घूमने के लिए आते हैं, तो अदर कंट्री का भी इंडिया में बहुत सारा एम्बेसी है, जैसे अगर देखेंगे यूएसए में है, यूएसए का एम्बेसी मुंबई में है, और जापान का एम्बेसी कोलकाता में है, और बहुत सारा कंट्री का एम्बेसी इंडिया में है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ देगा सैलरी किसको? इंडियन सिटीजन, वो सर्विस दे रहा है आउटसाइड इंडिया, सर्विस दे रहा है आउटसाइड इंडिया मीन्स एम्बेसी में काम कर रहा है यूएसए में, आउटसाइड इंडिया में वो सर्विस दे रहा है, तो वहां पे जो भी ये सर्विस देगा उसके लिए जो भी सैलरी रिसीव करेगा गवर्नमेंट से, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, या आपका रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। समझ आ गया है? ये था आपका थर्ड पॉइंट। पहले हम इसको अच्छे से समझा देंगे, उसके बाद हम उसका जो भी क्वेश्चन आंसर है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, पहले हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन आंसर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे डिविडेंड अगर कोई भी इंडियन कंपनी अगर फॉरेन इन्वेस्टर को अगर कोई भी डिविडेंड पेमेंट करेगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इंडियन कंपनी है, वो इंडिया का ही कंपनी है, इंडिया में एराइज हो रहा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, मीन्स वो ड्यू टू बी एराइज या अक्रूवल इन इंडिया मानेंगे। तो इंडियन कंपनी अगर कोई भी डिविडेंड पेमेंट करेगा आउटसाइड इंडिया, तो उसको हम मानेंगे इंडिया का ही इनकम है, ठीक है, उसको हम मानेंगे इंडिया का ही इनकम, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ दी जो भी रिसीव करता है डिविडेंड, चाहे वो आउटसाइड इंडिया में हो ना क्यों हो। तो आ जाइए, इसको हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझा देंगे।
तो यहाँ पे इंडियन कंपनी कौन है, ले लेते हैं एक कंपनी जैसे जियो। जियो जियो लिमिटेड वो किसको सर्विस दे रहा है, मिस्टर जॉन को। वो एक इन्वेस्ट किया है मिस्टर जॉन, वो एक इन्वेस्ट किया है जियो कंपनी में, वो शेयर खरीदा है मिस्टर जॉन जो कि यूएसए में है, एंड वो शेयर खरीदा है, तो इसलिए शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है, आप लोगों को पता होगा। तो वो डिविडेंड देता है मिस्टर जॉन को। तो वो जो भी डिविडेंड देगा आउटसाइड इंडिया, तो उसको हम मानेंगे इंडिया का इनकम, क्योंकि इंडिया से ही वो इनकम कमाता है। तो इसलिए जियो लिमिटेड वो इंडिया का कंपनी है, इंडियन कंपनी है, तो इसलिए मिस्टर जॉन जो भी यहाँ पे डिविडेंड रिसीव करेगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उस इनकम को हम डीम टू बी एनआरजी अक्वायर्ड इन इंडिया मानेंगे। समझ आ गया, ये था फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये था फोर्थ पॉइंट। ये सिंपल पॉइंट है, समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है 5 नंबर पॉइंट है। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी इंटरेस्ट पेबल करेगा कौन, और उसके बाद रॉयल्टी पेबल करेगा, या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल करेगा, कौन यहाँ पे पेड करेंगे, नॉन रेसिडेंट या गवर्नमेंट या पर्सन ऑफ रेसिडेंट। कोई भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट या गवर्नमेंट, कोई भी अगर इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड करेगा, किसको पेड करेगा, कोई भी नॉन रेसिडेंट को जो कि इंडिया के आउटसाइड बैठा है, कोई भी नॉन रेसिडेंट को, अगर एक नॉन रेसिडेंट या गवर्नमेंट या रेसिडेंट अगर पेमेंट करेगा, क्या पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या है, यहाँ पे बैठा है नॉन रेसिडेंट है, एनआर है। ठीक है, एनआर कोई भी हो सकता है, डेविड या जॉन कोई भी हो सकता है, इसको नॉन रेसिडेंट छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर क्या होगा, यहाँ पे अगर रेसिडेंट होगा कोई भी, अगर कोई भी रेसिडेंट होगा या गवर्नमेंट होगा, ठीक है, या आपका गवर्नमेंट होगा। ठीक है, ज्यादा नीचे नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट होगा, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट वो लोन देता है, ये तीनों को लोन लेता है या टेक्निकल सर्विसेज देता है, इसके लिए रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस लेता है, या कॉपीराइट देता है, इसके लिए रॉयल्टी लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोन दिया है या कॉपीराइट सर्विस दिया है, कॉपीराइट सर्विस दिया है, कॉपीराइट सर्विस या टेक्निकल सर्विस दिया है, ये तीनों सर्विस दिया है, टेक्निकल सर्विस दिया है, कौन, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट ने वो लोन दिया है या कॉपीराइट सर्विस दिया है या टेक्निकल सर्विस दिया है। क्योंकि अगर आप लोन कोई देगा तो वो इंटरेस्ट लेगा ना। यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई भी लोन देगा तो लोन के ऊपर क्या वो लेगा, अगर कोई भी लोन देगा तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कोई भी लोन अगर देगा वो किसके लिए लोन देता है, इंटरेस्ट के लिए देता है। उसके बाद अगर कोई भी कॉपीराइट सर्विस, आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी कॉपीराइट देता है तो उसको क्या मिलेगा, अगर कॉपीराइट देता है तो उसको रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी इंटरेस्ट जैसा है, जो कि वन टाइम पेमेंट मिल जाता है रॉयल्टी, या उसको हम इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करते हैं। कॉपीराइट क्या है, अगर कोई भी वो एक पैटेंट या कॉपीराइट, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे डॉक्टर कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, कोई भी रिसर्च कंपनी अगर कोई भी मेडिसिन कमाते हैं, तो वहां पे वो कॉपीराइट उसको बना देते हैं। जैसे ये जो बुक है, ये मेरा बुक है, तो उसमें कॉपीराइट मेरा राइट है। अगर इस कॉपीराइट को कोई भी पब्लिशर खरीदेगा तो वो मेरे को रॉयल्टी देगा। ठीक है, ये जो बुक, मेरा जो बुक है, सत्यरंजन सर का जो बुक है, उसको अगर कोई भी यूज करना चाहता है बाहर, जैसे पब्लिशर, कल्याण पब्लिशर हो या पूजा लॉ हाउस, अगर उसको यूज करना चाहता है तो वो कॉपीराइट लेगा मेरे से, कॉपीराइट लेके मेरे को रॉयल्टी देगा। तो कॉपीराइट के ऊपर रॉयल्टी मिलता है, एंड लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और क्या है,
और आपका टेक्निकल सर्विस के ऊपर, टेक्निकल सर्विस जैसे मैं आपको पहले लिख लेता हूँ, टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर क्या मिलेगा, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलेगा, फी मिलेगा टेक्निकल सर्विस के लिए। तो टेक्निकल सर्विस क्या है, जैसे अगर हम कोई भी आउटसाइड इंडिया से कोई भी बड़ा मशीनरी इंपोर्ट करके लाए हैं, आज पढ़ाएंगे इंपोर्ट किसको बोलते हैं, अगर आज नहीं कल पढ़ाएंगे, अगर कोई भी हम आउटसाइड इंडिया से कोई भी बड़ा मशीन हम खरीदते हैं तो वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, मेंटेनेंस का कुछ प्रॉब्लम या कोई भी सर्विस चाहिए, तो वो जो कंट्री से वो आएगा, जो भी कंपनी का वो मशीन है उसका जो भी टेक्नीशियन वो आएगा, वो आके क्या करेगा, उसको जो भी रिपेयर करेगा, रिपेयर करने के लिए हम उसको फी पेमेंट करेंगे, जो भी सर्विस के लिए जो पेमेंट करेंगे उसको बोलते हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, क्योंकि वो टेक्निकल सर्विस हमको दिए हैं, क्योंकि मशीनरी का जो भी प्रॉब्लम है वो उसको रिपेयर किया है, मीन्स टेक्नीशियन है वो टेक्निकल सर्विस दिया है, उसके लिए हम जो भी फी पेमेंट करेंगे उसको उसको बोलते हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो तीनों समझ आ गया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, कॉपीराइट के ऊपर रॉयल्टी एंड टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो यहाँ पे ये जो नॉन रेसिडेंट अगर ये तीनों सर्विस देता है, ठीक है, ये तीनों सर्विस अगर देता है किसको, नॉन रेसिडेंट को या रेसिडेंट को या गवर्नमेंट को, ये तीनों पर्सन को अगर ये तीनों सर्विस देता है तो उसके ऊपर उसको क्या मिलेगा, उसको लोन के ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कॉपीराइट के ऊपर उसको रॉयल्टी मिलेगा, कॉपीराइट के ऊपर उसको रॉयल्टी मिलेगा, या फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिलेगा, टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए टीएस लिख लेते हैं, ठीक है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिलेगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट को देता है कोई भी सर्विस, तीनों सर्विस, इसका मतलब नहीं है कि तीनों सर्विस वो देगा, कोई भी सर्विस हो सकता है, चाहे वो लोन हो सकता है या कॉपीराइट हो सकता है या टेक्निकल, कोई भी सर्विस अगर देगा उसके लिए वो इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव करेगा। वो रेसिडेंट के केस में भी वही होगा, उसको तीनों मिलेगा, इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या गवर्नमेंट के केस में भी वही होगा, तीनों मिलेगा। अगर वो कुछ भी लोन या कॉपीराइट या टेक्निकल सर्विस देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलेगा, तो वो टैक्सेबल होगा। तो ये सिंपल उसका स्ट्रक्चर है एंड ये है फंडा है, बट कुछ एक्सेप्शन दिया है, कुछ पॉइंट दिया है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। बट ये तीनों टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में, ये जो नॉन रेसिडेंट के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट यहाँ पे रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो उसका इनकम है तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन क्या है, तो अगर एक्सेप्शन देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। तो नॉन रेसिडेंट के लिए क्या एक्सेप्शन है, तो नॉन रेसिडेंट के लिए एक्सेप्शन है, इफ द मनी इज बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन इंडिया। तो वो जो मनी है, मीन्स जो लोन लिया था तो उसको इंडिया में यूज करना पड़ेगा बिजनेस के लिए, वो जो लोन लिया था इंडिया में उसको ओनली बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा, बिजनेस और प्रोफेशन वही, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इंडिया में उसको यूज करना पड़ेगा। बट आपका टेक्निकल सर्विस एंड रॉयल्टी सर्विसेज are utilized for the purpose of business or profession or any making of income from any source of India। तो वो जो टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी का जो सर्विस उसको कोई भी पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकता है, बट लोन लिया था तो जो मनी लोन लिया था वो जो नॉन रेजिडेंट उसको ओनली इंडिया में यूटिलाइज करना पड़ेगा बिजनेस पर्पज के लिए, उसको ओनली इंडिया में बिजनेस पर्पज के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आ जाइए इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके लिए ग्रीन सिंबल आ गया है, ठीक है, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके लिए ग्रीन सिंबल मिल गया है, मीन्स वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट नॉन रेसिडेंट के लिए एंड रेसिडेंट के लिए दिक्कत है। तो यहाँ पे जो नॉन रेसिडेंट के लिए है, ये जो लोन लेगा लोन को ओनली यहाँ पे बिजनेस के लिए यूटिलाइज करेगा इंडिया में, ठीक है, बिजनेस के लिए यूटिलाइज करेगा, ये जो इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया में है, तो उसको वो इंडिया या आउटसाइड इंडिया में वहां पे भी उसको यूटिलाइज कर सकता है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया कहाँ पे भी वो यूटिलाइज कर सकता है, तो उसको वो कहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकता है, चाहे वो इंडिया या आउटसाइड इंडिया, बट उसको
बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। बट अगर कॉपीराइट एंड टेक्निकल सर्विस देखेंगे, ये जो नॉन रेसिडेंट, उसको कोई भी पर्पज के लिए वो यूटिलाइज कर सकता है, चाहे वो बिजनेस या एनी पर्पज के लिए उसको यूटिलाइज कर सकता है, चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो। इंडिया और आउटसाइड इंडिया में कहाँ पे भी वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, आउटसाइड भी यूटिलाइज कर सकता है। एक ही कंडीशन है, जो कि ये जो लोन लेगा उसको ओनली इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज करेगा, इंडिया या आउटसाइड इंडिया में। एंड यहाँ पे जो कॉपीराइट एंड टेक्निकल सर्विसेज उसको वो कोई भी पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकता है, एंड गवर्नमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ आएगा? गवर्नमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉन रेसिडेंट जो भी लोन लिया था, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा नॉन रेसिडेंट केस में, बट वो टैक्सेबल नहीं होगा अगर वो उसको बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज करता है इंडिया में। ठीक है, यूटिलाइज करता है इंडिया में, एंड उसका एक्सेप्शन ये है। ठीक है, ये है उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, ये है उसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है, ये है उसका एक्सेप्शन। उसके बाद है रेसिडेंट के केस में क्या होगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट के केस में क्या होगा। तो रेसिडेंट के केस में पहले देख लेते हैं, वो तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट उसका एक्सेप्शन है। रेसिडेंट के केस में भी उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, वो जो भी मनी बोरो किया था एंड यूज किया था कोई भी टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी के लिए, सर्विस आर यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरियड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे वो जो पर्सन, वो उसको अगर आउटसाइड इंडिया उसको अगर कैरी करेगा, आउटसाइड इंडिया अगर उसको कैरी करेगा, मीन्स यूटिलाइज करेगा आउटसाइड इंडिया, तो वहां पे वो क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अगर उसको वो आउटसाइड इंडिया में उसको यूटिलाइज करेगा, तो वहां पे वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर उसको आउटसाइड इंडिया में उसको यूटिलाइज करेगा, या अगर वो if the money borrowed and used or technical services or royalty services are utilized for making income from any source outside India, मेनली ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि वो जो भी मनी या रॉयल जो कॉपीराइट एंड जो टेक्निकल सर्विस को इंडिया में यूटिलाइज नहीं करना पड़ेगा, आउटसाइड इंडिया में यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर इंडिया में यूटिलाइज करता है तभी वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आउटसाइड इंडिया में उसको यूटिलाइज करता है कोई भी पर्पज के लिए, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीनों क्या क्या है, ये जो यहाँ पे कॉपीराइट, कॉपीराइट या लोन या टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, ये जो तीनों को आउटसाइड इंडिया में यूटिलाइज करेगा, इंडिया में यूटिलाइज नहीं करेगा। आउटसाइड इंडिया में अगर यूटिलाइज करेगा, तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। आउटसाइड इंडिया अगर होगा तो वहां पे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आउटसाइड इंडिया अगर होगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट मीन्स टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आउटसाइड इंडिया में वो उसको यूटिलाइज करेगा। तो यहाँ पे अगर उसको बिजनेस प्रोफेशन के लिए इंडिया में यूटिलाइज करता है, तो वो टैक्सेबल होगा। सॉरी, ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये एक्सेप्शन नहीं है, वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये ये टैक्सेबल होगा। ये एक्सेप्शन में नहीं आता है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, तो वो एक्सेप्शन में नहीं आता है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है नॉन रेजिडेंट के लिए। वो कब टैक्सेबल होगा, अगर वो उसको इंडिया में यूटिलाइज करता है, बिजनेस प्रोफेशन के लिए इंडिया में यूटिलाइज करता है, या आउटसाइड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आउटसाइड नहीं होगा, वो इंडिया में यूटिलाइज अगर करता है, यहाँ पे भी आउटसाइड नहीं होगा, वो ओनली इंडिया में यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये जो बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में अगर यूटिलाइज करेगा लोन को, तभी ये टैक्सेबल होगा। या जो कॉपीराइट एंड टेक्निकल सर्विसेज एनी पर्पज के लिए इंडिया में अगर यूटिलाइज करेगा, तभी वो टैक्सेबल होगा। बट अगर रेसिडेंट के केस में देखेंगे, अगर वो इंडिया में कोई भी सर्विस देता है तो वहां पे तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट अगर आउटसाइड इंडिया में देता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। मीन्स जो आपका रेसिडेंट के लिए ही एक्सेप्शन है, एंड नॉन रेसिडेंट गवर्नमेंट के लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। रेसिडेंट के लिए वो एक्सेप्शन है, रेसिडेंट के लिए एक्सेप्शन है कि वो अगर आउटसाइड इंडिया में उसको यूटिलाइज करता है तभी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर देखें गवर्नमेंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉन रेसिडेंट में भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बट ये कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन है। नॉन रेसिडेंट के केस में ये कंडीशन है, हम एक्सेप्शन नहीं लिखेंगे, कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, उसको वो इंडिया में यूटिलाइज करना पड़ेगा लोन को बिजनेस के लिए, एंड जो आपका फीफर टेक्निकल सर्विसेज, जो टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी को जो कॉपीराइट के लिए, उसको इंडिया में यूटिलाइज करना पड़ेगा कोई भी पर्पज के लिए। बट आपका लोन को ओनली बिजनेस पर्पज के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी उसको
ये जो लगेगा नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट के लिए ये दोनों टैक्सेबल होगा अगर वो इंडिया में यूटिलाइज करता है। एंड यहाँ पे तो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो रेसिडेंट के केस में यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो कि ये एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्शन मीन्स एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी पहले नॉन रेसिडेंट अगर वो इंडिया में कोई भी लोन देता है, किसको लोन के लिए इंटरेस्ट देता है, या कॉपीराइट के ऊपर रॉयल्टी देता है, या वो टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर फी फॉर टेक्निकल सर्विस देता है किसको, कोई भी नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया में, तो वहां पे टैक्सेबल होगा ओनली अगर वो जो लोन को इंडिया में बिजनेस के लिए यूटिलाइज करता है एंड ये जो कॉपीराइट एंड टेक्निकल सर्विस को कोई भी पर्पज के लिए यूटिलाइज करता है, चाहे वो बिजनेस या कोई भी पर्पज के लिए, तभी वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर वो गवर्नमेंट अगर कोई भी पेमेंट करता है यहाँ पे इंटरेस्ट रॉयल्टी या फॉर टेक्निकल सर्विसेज, वो डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर पर्सन जो रेसिडेंट है अगर कोई भी वो पेमेंट करता है टैक्सेबल हो जाएगा, बट दो कंडीशन मींस एक ही कंडीशन में टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर वो जो लोन या टेक्निकल सर्विसेज या वो जो कॉपीराइट को आउटसाइड इंडिया में यूटिलाइज करता है, तभी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तभी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, हम जब करेंगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका इनकम एराइजिंग आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी इनकम एराइज होता है आउटसाइड इंडिया, लास्ट पॉइंट है बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर हम कोई भी इनकम एराइज करते हैं आउटसाइड इंडिया, बीइंग कोई भी सम पेड करते हैं विदाउट कंसिडरेशन मींस फ्री में, गिफ्ट में अगर कोई भी रिसीव करते हैं, कंसिडरेशन इनकम एराइज होता है बाय रेसिडेंट इंडियन टू ए नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी वेयर द एग्रीगेट ऑफ सच सम अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गिफ्ट में मिलता है, गिफ्ट में हम पेमेंट करते हैं किस कोई भी नॉन रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कंपनी या फॉरेन कंपनी को, एंड उसका अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है मींस विदाउट कंसिडरेशन, कुछ भी वो हमको सर्विस नहीं दिए बट हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं मीन्स गिफ्ट में दे रहे हैं पैसा, 50,000 से ज्यादा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, उसको हम इंडिया में ही टैक्सेबल मानेंगे। ठीक है, इसको आइए समझा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 6 थे, यहाँ पे मिस्टर एक्स है जो कि एक इंडियन रेसिडेंट है। ठीक है, इंडियन रेसिडेंट है ना, देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे तो आ जाइए पॉइंट नंबर 6 जो कि लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जो कि इंडियन एक रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट है, इंडियन ROR है, तो वो किसको पेमेंट कर रहे हैं मीन्स इनकम पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उसके बाद या कोई भी नॉन रेसिडेंट कंपनी। ठीक है, नॉन रेसिडेंट कंपनी को अगर पेमेंट कर रहे हैं कौन, मिस्टर एक्स जो कि इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट है, किसमें फ्री ऑफ सर्विस मीन्स ऐसे ही वो पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख पेमेंट कर रहे हैं फ्री में, कुछ भी वो सर्विस नहीं दिए हैं, ऐसे ही $10 लाख पेमेंट कर रहे हैं जो कि वो यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है तो उनको पेमेंट कर रहे हैं $10 लाख। तो यहाँ पे फ्री में गिफ्ट में पेमेंट कर रहे हैं जो कि 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ये जो नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट कंपनी के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसको हम मानेंगे इनकम ड्यू टू बी अराइज या इन इंडिया, क्योंकि मिस्टर एक्स इंडिया का बंदा है, वो फ्री में दे रहे हैं इनकम, तो वो इंडिया का ही इनकम है तो इंडिया में ही टैक्सेबल करा देंगे। ठीक है, अगर गिफ्ट में वो पेमेंट करेगा, गिफ्ट इसको गिफ्ट बोलते हैं क्योंकि वो कुछ भी सर्विस नहीं दिए हैं, ये तीनों कोई भी सर्विस, तीनों या कोई भी एक हो सकता है या दो हो सकता है, कोई भी सर्विस नहीं दी है बट उनको दे रहे हैं क्या, 10 लाख का डॉलर पेमेंट कर रहे हैं, इससे चलेगा क्या, नहीं चलेगा, टैक्सेबल टैक्स देना पड़ेगा उनको।
फ्री में दे रहे हैं और टैक्स भी नहीं देंगे, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, चलबे ना, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये है 6 पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है। ये 6 सिचुएशन में हम मानेंगे वो इंडिया का इनकम है एंड इंडिया में डीम टू बी एराइज या कुछ इन इंडिया हुआ। ठीक है, इंडिया में डीम टू बी एराइज या हुआ है। तो ये 6 पॉइंट है। उसके बाद उसके रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन मीन्स उसको समझाने के लिए क्लैरिफिकेशन है। ये जो सेक्शन नंबर 9 के रिलेटेड, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 9, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 9, उसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई भी इनकम मिलता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर कोई भी इनकम मिलता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज which is deemed to be accrued या arise in India shall be included in the total income of the non-resident whether or not the non-resident has a residence or place of business or place of business connection in India and the non-resident render services in India। तो यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी इनकम होता है किसको, एक नॉन रेसिडेंट को, एंड किस टाइप का इनकम, ये जो इनकम बाय इंटरेस्ट या कोई भी फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी इनकम मिलता है किसको, कोई भी नॉन रेसिडेंट को, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, उसका इनकम में ऐड हो जाएगा, चाहे उसका रेसिडेंस है या नहीं है इंडिया में, या उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, या उसका कोई भी एजेंट जो कि है बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है इंडिया में, या वो कोई भी सर्विस रेंडर कर रहा है या नहीं कर रहा है इंडिया में, तो उसके हाथ में वो कुछ भी करे या नहीं करे उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो इनकम इंडिया में कमा रहा है, तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया में उसका बिजनेस है या नहीं है, एजेंट है या नहीं है, घर है या नहीं है, या सर्विस रेंडर कर रहा है या नहीं है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इसको समझेंगे तो आ जाइए। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन था, यहाँ पे एक नॉन रेसिडेंट है, अगर वो कोई भी इनकम इंडिया से, अगर कोई भी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई भी इंटरेस्ट रिसीव करता है, इंटरेस्ट क्यों रिसीव करेगा, अगर लोन देता है तो इसलिए इंटरेस्ट रिसीव करेगा, या कोई भी रॉयल्टी रॉयल्टी रिसीव करता है, कॉपीराइट का सर्विस देगा इसलिए वो रॉयल्टी रिसीव करेगा, या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव करेगा, अगर वो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करेगा तभी उसको फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिलेगा, एंड जो भी अमाउंट मिलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50,000 का डॉलर मिलता है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा नॉन रेसिडेंट के हाथ में, चाहे नॉन रेसिडेंट का इंडिया में रेसिडेंस है या नहीं है, रेसिडेंस है या नहीं है ना, इसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, इरेज नहीं होता है। ठीक है, तो उसका नॉन रेसिडेंट का रेसिडेंट है या नहीं है, उसके बाद उसका बिजनेस है या नहीं है इंडिया में, बिजनेस है या नहीं है इंडिया में, तो उसके हाथ में टैक्सेबल होना ही है। उसके बाद उसका एजेंट जो कि बिजनेस कनेक्शन, उसका एजेंट इंडिया में है या नहीं है, उसके बाद लास्ट है उसका सर्विस वो इंडिया में प्रोवाइड किया है या नहीं किया है, सर्विस प्रोवाइड किया है या नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर देखेंगे तो जो ज्योग्राफिकल टेरिटोरी या नेशनल टेरिटोरी कोई भी बाधा नहीं प्रोवाइड करेगा, अगर कोई भी इनकम कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। नेशनल या ज्योग्राफिकल बाउंड्री कोई भी लिमिटेशन नहीं देगा कि नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसको बोलते हैं, अगर वो इंडिया का बंदा है तो इंडिया में टैक्स मिलेगा, या बाहर का बंदा है तो वहां पे वो टैक्सेबल होगा, इंडिया में नहीं होगा, इससे नहीं है। वो उसको ही बोला है, अगर नेशनल बाउंड्री या ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगा तो वो कोई भी लिमिटेशन नहीं डाल पाएगा। तो इसके लिए ही ये जो प्रोविजन के लिए, जो एक्सप्लेनेशन के लिए ही बोला है कि नेशनल या ज्योग्राफिकल बाउंड्री कोई भी लिमिटेशन नहीं डाल सकता है, अगर वो इंडिया में इनकम कमाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उसका रेसिडेंट है या नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस या उसका सर्विस प्रोवाइड किया है या एजेंट है या नहीं, तभी भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका जो कि बोलता है अगर इंडिया में उसका कोई भी बिजनेस इनकम हो रहा है, कोई भी इनकम हो रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इनकम है रॉयल्टी, पीपल टेक्निकल सर्विसेज या इंटरेस्ट। तो ये था एक एक्सप्लेनेशन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है बट आप पहले इसको लिख लीजिए, और एक है बिजनेस कमीशन, उसको पढ़ने के बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, टाइम देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए।
तो आप लोग लिख लिया। तो चलो इसके ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट पेज में है बिजनेस कनेक्शन। तो आप लोगों का डाउट है बिजनेस कनेक्शन किसको बोलते हैं, एंड बिजनेस कनेक्शन एजेंट को तो बोलते हैं, बट उसके अंदर क्या क्या है सब कुछ जान लेते हैं बिजनेस कनेक्शन। तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मीन्स अगर आप सिंपल से समझेंगे तो इसका मीन्स है एजेंट। तो एजेंट है, एजेंट किसका है, नॉन रेसिडेंट का एजेंट है, ठीक है। एक नॉन रेसिडेंट का वो एजेंट है। तो वो नॉन रेसिडेंट का एजेंट काम कर रहे हैं इंडिया में, तो उसको ही बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन, ठीक है। तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मीन्स एक नॉन रेसिडेंट का अगर वो एजेंट काम करता है इंडिया में तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन। तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया शैल इंक्लूड, business connection in India include क्या है, any business activities carried out through a person acting on behalf of non-resident and such person। तो अगर कोई भी पर्सन वो अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज कैरेड ऑन करता है किसके बिहाफ में, एक नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन। मीन्स उसको हम एजेंट ही बोलते हैं। तो एजेंट जिसको बोलते हैं बिजनेस कनेक्शन उसको बोलते हैं, बट एजेंट वो नॉन रेसिडेंट का एजेंट बनना चाहिए तभी हम उसको बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन। अगर वो रेसिडेंट का एजेंट बनेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल एजेंट। तो अगर यहाँ पे मिस्टर जॉन है, ठीक है, यहाँ पे जॉन है, तो जॉन एक नॉन रेसिडेंट है, एक एनआर है, तो उसके बिहाफ में मिस्टर एक्स वो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स को हम बोलेंगे एजेंट, ठीक है। इंडिया में काम कर रहे हैं एजेंट मिस्टर एक्स, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन, ठीक है। बिजनेस कनेक्शन मींस एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी नॉन रेजिडेंट, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन। बट एंड उसके बाद सच पर्सन, वो पर्सन क्या होना चाहिए, सच पर्सन। ये सब ये जो वर्डिंग है इसको आप याद मत रखिए, बट ये जो वर्डिंग इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट बिजनेस कनेक्शन का जो अगर डेफिनेशन देखेंगे तो वो है बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन। तो बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन अगर देखेंगे, has ये जो पर्सन has and habitually exercises in India an authority to conclude any contract on behalf of the non-resident, or habitually concludes any contract, or habitually plays an principal role, and the contracts are in the name of the non-resident, and the transfer of the ownership of the for the granting of right to use or owned by that non-resident, and non-resident has the right to use for the provision of the service by the non-resident। तो यहाँ पे ये बोलना चाहता है habitually means, मैं आपको बता देता हूँ habitually means। अगर हम देखेंगे habitually means ये है रेगुलरली, रेगुलरली जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं habitual, रेगुलरली। और उसको रिपीटेडली भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रिपीटेडली भी बोलते हैं। तो हैबिचुअली मीन्स रेगुलरली या रिपीटेडली। अगर कोई भी पर्सन वो हैबिचुअली मीन्स वो रेगुलरली अगर कोई भी एक्सरसाइज करता है ऑप्शन बाय वे ऑफ कंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है मीन्स उसको फाइनलाइज करता है, या और वो क्या करता है, वो एक्ट करता है प्रिंसिपल का रोल, प्रिंसिपल का रोल वो उसको एक्ट करता है, या कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है, तो उसको बोलेंगे वो जो बिजनेस कनेक्शन। एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर है, वो जो ओरिजिनल ओनर नॉन रेसिडेंट के नाम पर है, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट को ओनरशिप किसके पास है, नॉन रेसिडेंट के पास है, एंड वो नॉन रेसिडेंट उसका ओनरशिप ट्रांसफर करने का राइट उसके पास है, यूज करने का राइट उसके पास है, एंड वो जो प्रोविजन ऑफ सर्विस देने का राइट किसके पास है, नॉन रेसिडेंट के पास है। तो इसको अगर देखेंगे, नीचे आ जाइए, इसको अच्छे से समझा देंगे। तो अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट मिस्टर जॉन है, तो यहाँ पे एक नॉन रेसिडेंट है जो कि है मिस्टर जॉन, ठीक है, मिस्टर जॉन है, तो वो एक अपॉइंट किया है मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को वो अपॉइंट किया है, मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया है, एंड मिस्टर एक्स यहाँ पे इंडिया में क्या काम कर रहे हैं, मिस्टर एक्स यहाँ पे हैबिचुअली, हैबिचुअली क्या कर रहा है, हैबिचुअली जो कि रेगुलरली, रेगुलरली क्या करता है, कंक्लूड करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, या वो प्रिंसिपल रोल प्ले करता है या एक्सरसाइज करता है ऑप्शन एज ए प्रिंसिपल, एंड वो कंक्लूड करने का पावर मींस फाइनलाइज करने का पावर किसके पास है, मिस्टर एक्स के पास है, एंड वो रेगुलरली हैबिचुअली उसको करता है, क्या करता है यहाँ पे, वो कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट, कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट, कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट, या फाइनलाइज करता है कॉन्ट्रैक्ट, फाइनलाइज करता है कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये प्रिंसिपल रोल करता है, प्रिंसिपल रोल
प्रिंसिपल रोल प्ले करता है, प्रिंसिपल रोल प्ले करता है कौन? ये जो मिस्टर एक्स एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो तीनों केस में जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्क्लूड करता है या फाइनलाइज करता है या प्रिंसिपल रोल प्ले करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर है? मिस्टर एक्स इसको अपॉइंट किया था, ठीक है। तो ये किसके नाम पर है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर है? ये कॉन्ट्रैक्ट जॉन के नाम पर है एंड ओनरशिप ऑल्सो है उसके पास, ओनरशिप है किसके पास? जॉन के पास ओनरशिप है एंड जॉन डिसाइड करेगा यूज कौन कर सकता है, यूज कौन कर सकता है एंड वो ट्रांसफर कौन कर सकता है, ट्रांसफर किसको कर सकता है या कौन कर सकता है, या यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विस, इसको प्रोविजन ऑफ सर्विस मीन सर्विस के लिए कौन यूज कर सकता है, तो सर्विस के लिए कौन यूज कर सकता है। तो अगर कोई भी पर्सन वो हैबिचुअली कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट या एक्सरसाइज इन ऑप्शन या हैबिचुअल प्ले एंड प्रिंसिपल रोल एंड वो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर है? कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ द नॉन रेजिडेंट एंड वो ओनरशिप उसके पास है एंड यूज भी वो डिसाइड करेगा एंड ट्रांसफर भी वो प्रॉपर्टी या एसेट को वो करेगा या सर्विस भी वही प्रोविजन ऑफ सर्विस देगा, तो उस सिचुएशन में हम उसको मानेंगे कि वो एक बिजनेस कनेक्शन है, मीन्स एजेंट है। ये सब नाम का ही है, एजेंट ये सब काम करते हैं, इससे कोई नया बात नहीं है, एजेंट ही काम करते हैं, इसमें कोई नया बात नहीं है। ये एक पॉइंट है, ए में है हैबिचुअली ये सब काम करता है। बी पॉइंट में क्या है? बी पॉइंट में है अगर वो मेंटेन करता है स्टॉक इन इंडिया, स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, मीन्स वो इंडिया में मेंटेन करता है, स्टॉक मेंटेन करता है फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर देखेंगे अमेजन, अमेजन एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, अमेजन एक नॉन रेजिडेंट है। मिस्टर जॉन को हम पकड़ते हैं यहाँ पे, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन के लिए यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या करता है? यहाँ पे स्टॉक मेंटेन करता है, यहाँ पे मिस्टर एक स्टॉक मेंटेन करता है एंड वो स्टॉक किसके लिए मेंटेन करता है? फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर इंडिया में स्टॉक मेंटेन करता है, अगर कोई भी डिलीवरी चाहिए इंडिया में, वो डिलीवरी यहीं से डिलीवर करेगा, ठीक है, इंडिया में कोई भी डिलीवर चाहिए स्टॉक का तो वो यहीं से डिलीवर करेगा वो स्टॉक को, तो उसको हम मानेंगे बिजनेस कनेक्शन। पहले तो हैबिचुअली अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है या प्रिंसिपल रोल प्ले करता है तो वहां पे तो मानेंगे। सेकंड सिचुएशन में है अगर वो कोई भी स्टॉक मेंटेन करता है इंडिया में फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट एंड ये जो डिलीवर करेगा किसके बिहाफ में? ये जो मिस्टर जॉन के बिहाफ में ये डिलीवर गुड्स करेगा, मीन्स यहाँ पे जॉन डिलीवर करना चाहिए था बट यहाँ पे मिस्टर एक्स वो स्टॉक डिलीवर कर देगा। अगर कोई भी पर्सन वो डिलीवर मेंटेन करता है स्टॉक फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन दी बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट तो वहां पे हम उसको मानेंगे बिजनेस कनेक्शन, ठीक है। और एक पॉइंट क्या है बिजनेस कनेक्शन के लिए? अगर वो कोई भी सिक्योर करता है ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होनली फॉर द नॉन रेजिडेंट, अगर वो कोई भी ऑर्डर यहाँ पे सिक्योर करेगा, अगर अमेजन को देखेंगे अमेजन का एग्जाम्पल पूरा फिट हो जाता है क्योंकि अमेजन में वो जो इंडिया में जो भी वो एजेंट है उसका वो सब काम कर देता है एंड ऑर्डर भी सिक्योर करता है, मीन्स स्टॉक मेंटेन करता है, इंडिया में ही स्टॉक है उसका अमेजन पर एंड वो यहाँ पे ऑर्डर सिक्योर करता है। ऑर्डर किसके लिए सिक्योर कर रहा है? अमेजन के लिए, मिस्टर जॉन के लिए। यहाँ पे जॉन लिए क्योंकि इंडिविजुअल आपको ज्यादा समझ आएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर सिक्योर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, ऑर्डर सिक्योर कर रहा है एंड मेंटेन कर रहा है स्टॉक एंड वो कंक्लूड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंड वो रेगुलरली कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों सिचुएशन में हम उसको बिजनेस कनेक्शन मानेंगे। मेनली तो अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट उसको हम मानेंगे बिजनेस कनेक्शन। उसके बाद उसमें इंक्लूड हो जाता है तीन चीज। पहला है अगर वो हैबिचुअली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है या एक्सरसाइज करता है ऑप्शन या प्रिंसिपल रोल प्ले करता है एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर है, वो ओनरशिप है उसके पास, नॉन रेजिडेंट के पास यूज करने का पावर उसके पास है, ट्रांसफर करने का पावर उसके पास है एंड वो प्रोविजन ऑफ सर्विस देने का पावर उसके पास है। उसके बाद अगर वो मेंटेन करता है स्टॉक फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट या सिक्योर करता है ऑर्डर ओनली और मेनली फॉर द पर्पस ऑफ द नॉन रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो उसको हम मानेंगे बिजनेस कनेक्शन। तो ये था बिजनेस कनेक्शन। आज और नहीं पढ़ेंगे, एक बार आप लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आज का रिवीजन करके खत्म करेंगे क्लास। आप पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। मैं
तो आप लोग लिख लिया। तो चलो आज का पढ़ाई यही खत्म करते हैं, बट इससे पहले हम मिनिमम 2 बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी बताकर आज का क्लास खत्म करेंगे। तो आ जाइए, आज जो भी पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो हम आज ज्यादा नहीं कुछ पढ़े थे, कम ही पढ़े थे, तो उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 9 पढ़े थे जो था इनकम डीम्ड टू बी एराइज और एक्टिविटी इन इंडिया। तो ये सेक्शन नंबर 9 अप्लाई हो जाएगा ऑल एसएससी, चाहे वो रेसिडेंट है या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे भी है, वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। तो पहले सबसेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन 9 का सबसेक्शन नंबर 1 है, जो कि इनकम एराइज इन इंडिया, डीम्ड टू बी एराइज इन इंडिया। उसमें 6 पॉइंट था। पहला था, अगर कोई भी हम इनकम एराइज करते हैं आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम और टू एनी बिजनेस कनेक्शन इंडिया और एनी एसेट और प्रॉपर्टी और एनी सोर्स ऑफ इनकम या कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन इंडिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अगर कोई भी सैलरी अर्न करता है फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, अगर कोई भी सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू एनी इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया। उसके बाद अगर डिविडेंड रिसीव करता है बाय प्रोवाइड करता है बाय एनी इंडियन कंपनी टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। तो उसके बाद है इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे है गवर्नमेंट या रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है? नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है या कंडीशन नहीं है, बट नॉन रेसिडेंट के लिए कंडीशन है, वो जो इंटरेस्ट, जो लोन इंडिया में इंटरेस्ट जब लेता है लोन, वो इंडिया में यूटिलाइज करना पड़ेगा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। उसके बाद जो टेक्निकल सर्विस या वो जो कॉपीराइट का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकता है, बट इंडिया। तो उसके बाद है रेसिडेंट। रेसिडेंट के केस में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर वो जो रेसिडेंट वो जो लोन लेता है या टेक्निकल सर्विस लेता है या कॉपीराइट, उसको अगर वो आउटसाइड इंडिया में यूटिलाइज करता है कोई भी पर्पज के लिए, तो वो एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में था, अगर कोई भी इनकम एराइज होगा आउटसाइड इंडिया में, कौन इनकम देगा? एक इंडियन रेसिडेंट किसको देगा? कोई भी फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट या कोई भी नॉन रेसिडेंट को। तो उसका वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स गिफ्ट में अगर देगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन था, जब इंटरेस्ट या पेपर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी रिसीव होगा कोई भी नॉन रेसिडेंट को, तो उसके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। मीन्स उसका टोटल इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगा, चाहे उसका रेसिडेंस इंडिया में है या नहीं है, या प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है, या उसका जो भी प्रोविजन ऑफ सर्विस इंडिया में देता है या नहीं देता है, तो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन मीन्स अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट, तो उसको बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन, एंड उसमें इंक्लूड हो जाता है सच पर्सन which habitually exercises any option or exercises any conclude any contract या play any principal role on behalf of the non-resident to conclude any contract, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन। बट वो जो कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेसिडेंट के नाम में होना चाहिए, ओनरशिप उसके पास होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट के पास यूज किसको करेगा? नॉन रेसिडेंट के पास उसका ओनरशिप होना चाहिए, पावर होना चाहिए। या ट्रांसपोर्ट किसको करेगा, या वो जो प्रोविजन सर्विस किसको देगा, उसके नॉन रेसिडेंट के पास होना चाहिए। उसके बाद अगर वो मेंटेन करता है, तो वो पर्सन एजेंट अगर मेंटेन करता है स्टॉक फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट, तो वहां पे भी उसको हम बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन। उसके बाद अगर वो सिक्योर ऑर्डर करता है ओनली और मेनली ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट, उसको भी हम बोलेंगे वो बिजनेस कनेक्शन है। तो ये था आपका पहला रिवीजन। तो उसके बाद चलो सेकंड रिवीजन शुरू कर देते हैं। तो वो सेकंड रिवीजन है इनकम डीम्ड टू बी एराइज और एक्टिविटी इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9, जो कि सेक्शन नंबर 9 अप्लाई हो जाता है ऑल एसएससी के ऊपर, चाहे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस या प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे भी हो, उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन नंबर सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में इनकम डीम्ड टू बी एराइज या एक्टिविटी इन इंडिया, उसमें पहला पॉइंट है, अगर कोई भी इनकम एराइज या एक्टिविटी होता है आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और एनी प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया या ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट को इंडिया में वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी सैलरी वो अर्न करता है, कोई भी सर्विस रेंडर इन इंडिया के लिए, कोई भी नॉन रेसिडेंट, उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद सैलरी अगर पेबल होगा बाय एनी गवर्नमेंट, किसको पेड करेगा? अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है आउटसाइड इंडिया फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, तो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद डिविडेंड अगर पेड करेगा इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, वो अगर किसको पेमेंट करेंगे? कोई भी नॉन रेसिडेंट को। कौन पेमेंट करेगा? यहाँ पे नॉन रेसिडेंट, गवर्नमेंट एंड रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के केस में वो कंडीशन क्या है? अगर वो जो लोन उसको इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा, एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जो टेक्निकल सर्विसेज एंड कॉपीराइट को इंडिया में कोई भी पर्पज के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के केस में कोई भी लिमिटेशन या एक्सेप्शन नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट रेसिडेंट के केस में एक एक्सेप्शन है, अगर वो जो
लोन या टेक्निकल सर्विसेज या कॉपीराइट उसको इंडिया में कोई भी पर्पज के लिए यूज नहीं करता है, मीन्स आउटसाइड इंडिया में अगर यूज करता है तभी ये वाला एग्जाम हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद कोई भी इनकम एराइज होता है आउटसाइड इंडिया, कौन पेमेंट करता है? ये जो इंडियन रेसिडेंट पेमेंट करता है टू नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी या जो नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट, तो वहाँ पे उसका अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा होगा एंड ये जो कि है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन मीन्स गिफ्ट में अगर देता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी या नॉन कॉर्पोरेट जो भी रेसिडेंट के हाथ में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 9, अगर कोई भी इंटरेस्ट या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी होता है किसको, कोई भी नॉन रेसिडेंट को, एंड वो इंक्लूड हो जाएगा उसका टोटल इनकम में, मीन्स वो टैक्सेबल हो जाएगा उसके हाथ में, चाहे उसका बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस या बिजनेस कनेक्शन या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में या नहीं कर रहा है, उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन मीन्स कोई भी पर्सन अगर एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरी डाउन करता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट तो उसको बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन, एंड उसमें इंक्लूड हो जाता है फर्स्ट पर्सन। तीन तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट है अगर वो हैबिचुअली एक्सरसाइज ऑफ एनी contract or conclude any contract or play a principal role on behalf of the non-resident to conclude any contract, and वो जो contract principal के नाम पर है जो कि है नॉन रेजिडेंट के नाम पर है, एंड ओनरशिप उसके पास है, ट्रांसफर करने का राइट उसके पास है, यूज करने का राइट उसके पास है, प्रोविजन किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके पास है। उसके बाद अगर वो मेंटेन करता है स्टॉक और डिलीवरी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, उसके बाद अगर वो सिक्योर करता है ऑर्डर फुल्ली और मेनली ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, उसको बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन। तो यहाँ पे आपका पूरा 2 बार रिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो चलो आज का शॉर्ट टिप्स आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। तो यहाँ पे आज का स्टडी टिप्स क्या रहेगा? तो आज का स्टडी टिप्स रहेगा, आप जब कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के बारे में आज बताएंगे। जो आपका कॉस्ट पेपर उसमें क्या होता है, उसमें थ्योरी भी होता है प्रैक्टिकल भी होता है, बट थ्योरी का जो वॉल्यूम है वो कम है, बट बच्चे क्या करते हैं थ्योरी को छोड़ देते हैं या बोलते हैं कि थ्योरी को एंड में पढ़ेंगे, बट वो अप्रोच मत आप रखिए। अप्रोच आपको रखना है कि जब आप प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं उसका थ्योरी भी खत्म करिए। एक चैप्टर जैसे आप कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ रहे हैं या आपका कोई भी मटेरियल चैप्टर या लेबर या आपका ओवरहेड या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल चैप्टर, तो उसके साथ जो भी थ्योरी है उसको भी निपटा, क्योंकि अगर थ्योरी को नहीं आप सॉल्व करेंगे तो आपका थ्योरी एंड में बहुत सारा हो जाएगा एंड आपको पढ़ने के लिए इजी नहीं रहेगा एंड आपका डिमोटिवेट हो जाओगे पढ़ने के लिए। तो इसीलिए जो भी कॉस्ट पेपर में कॉस्ट बुक में आप जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके साथ आपको थ्योरी भी उसको कंप्लीट करना है, ना कि थ्योरी को एक साथ एंड में रख देंगे कंप्लीट करने के लिए एंड वो कंप्लीट नहीं होता है, एग्जाम में छोड़ के जाना पड़ता है या ऊपर से पढ़ के जाना पड़ता है, तो उससे मार्क नहीं आएगा क्योंकि 20 से ज्यादा मार्क आता है एग्जाम में थ्योरी। तो इसीलिए आपको जो भी थ्योरी आता है थ्योरी को भी आपको सेम इम्पोर्टेंस देना है, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं उसके साथ थ्योरी को भी कंप्लीट करना है, तो ये आपका मार्क को एनहांस करेगा, 90 प्लस भी आ जाएगा एग्जाम में। अगर आप थ्योरी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपका 90 अबव नहीं आएगा, 80 अबव भी नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी ऐसे 20 से ज्यादा मार्क आता है। तो इसलिए जब कॉस्ट पेपर आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आपको जो थ्योरी को भी कंप्लीट करना है, जब आप प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व कर रहे हैं थ्योरी को भी आपको कंप्लीट करना है। तो आज का स्टडी ये था, कल मिलते हैं नया स्टडी या नया कुछ पढ़ाई के साथ।